सो द नेक्स्ट स्टैंडर्ड इन द सीरीज इज SAE 3420। अब देखना स्टैंडर्ड का नाम क्या है, बहुत ही प्यारा सा नाम है, दैट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन ए प्रोस्पेक्टस। क्या नाम है भाई साहब? एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन ए प्रोस्पेक्टस। ठीक है ना, यानी कुछ तो प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, कुछ तो प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है जो कि इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। मतलब जब जब प्रोस्पेक्टस इश्यू होगा तो प्रोस्पेक्टस के साथ ये डॉक्यूमेंट इश्यू होगा प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और प्रोस्पेक्टस कब इश्यू होता है? प्रोस्पेक्टस कब इश्यू होता है बेसिकली? तो प्रोस्पेक्टस जब इश्यू होता है आईपीओ वगैरह के केस में। इसका मतलब अपने को एक चीज समझ में आता है कि कंपनी कुछ आईपीओ वगैरह निकाल रहा है, कंपनी कुछ आईपीओ वगैरह निकाल रहा है और उस वक्त कंपनी साथ में प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहा है, और प्रोस्पेक्टस के साथ कंपनी क्या कर रही है? प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर रही है। तो इतना अपने को समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड का नाम रीड करके। अब बिफोर डूइंग द स्टैंडर्ड कुछ बेसिक बातें ध्यान रखना है अपने को स्टैंडर्ड के अंदर कि सर सबसे पहले इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर आपको 4 टर्म्स याद रखे चलने हैं कि सर सबसे पहले इस स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं हो रही है, इस स्टैंडर्ड के अंदर प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। दूसरी चीज, इस स्टैंडर्ड के अंदर हम कहीं भी मैनेजमेंट की बातें नहीं करेंगे, मैनेजमेंट ऐसा करेगा, मैनेजमेंट वैसा करेगा, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन। नो, मैनेजमेंट की जगह अपन वर्ड यूज करेंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या यूज करेंगे सर? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तीसरी चीज, अपन यहां पे ऑडिटर कहीं वर्ड यूज नहीं करेंगे, प्रैक्टिशनर वर्ड यूज करेंगे। और चौथी चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में अपन एफआरएफ यूज करते हैं कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, बट यहां पे अपन यूज करेंगे एप्लीकेबल क्राइटेरिया, बिकॉज ये जो प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन है इसको कंपाइल करने का कुछ तो क्राइटेरिया होगा, तो उसी क्राइटेरिया के हिसाब से इस प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन को कंपाइल करना रहेगा। तो ये 4 वर्ड्स आपने याद करके चलना है। अब सर ये प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन होता क्या है, एक एग्जांपल से समझो। मान लो सपोज 31 मार्च वी नो इज द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 15 अप्रैल को मान लो एबीसी लिमिटेड एक्वायर कर रही है डीईएफ लिमिटेड, 15 अप्रैल को एबीसी लिमिटेड एक्वायर कर रही है डीईएफ लिमिटेड। अब 30 जून को कुछ ये लोग क्या कर रहे हैं? कुछ प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हैं, बेसिकली आईपीओ वगैरह लेके आने वाले हैं तो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हैं। अब सर दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि प्रोस्पेक्टस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगा 31 मार्च का, ये अनएडजस्टेड होएगा। अनएडजस्टेड होएगा मतलब इसमें ये जो इवेंट, ये जो एक्विजिशन हुआ है इसका इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन आप सोच के देखो, ये जो यूजर है वहां पे, जो यूजर है, क्या उसको उस पार्टिकुलर एक्विजिशन का इंपैक्ट पता होना चाहिए? द आंसर इज यस। तो यहां पे ना हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि मान लो ये घटना अभी नहीं घटती, बहुत पहले घटती, 1 साल पहले घट जाती। ये इवेंट अगर अभी नहीं होता, 1 साल पहले होता, मतलब ये जो एबीसी लिमिटेड ने जो डीईएफ लिमिटेड को एक्वायर किया है, ये आज एक्वायर नहीं करके अगर 1 साल पहले एक्वायर किया होता तो उसका क्या इफेक्ट होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसका क्या इफेक्ट होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है ना, जस्ट ए पॉसिबिलिटी, जस्ट ए अजम्पशन, ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो पार्टिकुलरली अब क्या किया जाएगा? ये एज्यूम किया जाएगा कि अगर ये इवेंट, ये एक्विजिशन 1 साल पहले होता तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रभाव होता, और उस हिसाब से उस अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट्स अप्लाई किए जाएंगे, और वो जो रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन होगा ना, जिसमें आप इफेक्ट दिखाओगे उस एक्विजिशन का, उसको बोलेंगे प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन। तो अब यहां पे क्या होगा सर? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल पार्टी, आरपी यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा अनऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये देखना है कि सोर्स रिलायबल है, उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट्स करेगा। अब सर ये एडजस्टमेंट्स कैसे करेगा? ये एडजस्टमेंट्स करेगा एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, और उस एडजस्टमेंट्स के अनुसार जो रिजल्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तैयार होगा उसे बोलेंगे प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन, उसे बोलेंगे प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन, जो कि कॉलमनर फॉर्म में तैयार किया जाता है, जो कि कॉलमनर फॉर्म में तैयार किया जाता है। अब यही आसार है पूरे के पूरे स्टैंडर्ड का। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या होगी, तो अप्लाई द एडजस्टमेंट्स इन द अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कंपाइल द प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। अगर मैं आपसे पूछूं प्रैक्टिशनर का रोल क्या रहेगा, प्रैक्टिशनर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू एंश्योर दैट द प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल प्रॉपर मैनर इन एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। तो अगर कंपाइलेशन अच्छे से हुआ है, अगर प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन अच्छे से एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से हुआ है, तब तो मैं दे दूंगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और कंपाइलेशन अच्छे से नहीं हुआ है तब मैं दे दूंगा मॉडिफाइड ओपिनियन। तो दिस इज द बेस, दिस इज द स्पिरिट ऑफ द स्टैंडर्ड। आई बिलीव यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन काम की चीजें।
सबसे पहले SAE 3420 एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन। तो आपने समझ आ गया होगा ऑब्जेक्टिव क्या है सर इस पर्टिकुलर SAE का, कि प्रैक्टिशनर को रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। प्रैक्टिशनर को यहां पे याद रखिएगा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है whether the pro forma information has been compiled in all material respects as by the responsible party on the basis of applicable criteria and report करना है in accordance with the findings। प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन होता क्या है सर, पर्पस क्या होता है? प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन refers to the financial information shown together with the adjustments to illustrate the impact of an event or transaction on unadjusted financial information as if the event had occurred on an earlier date selected for the purpose of illustration। एक साल तो अपन ने एक एग्जांपल लिया था। और ये जो प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन होगा कॉलमनर फॉर्मेट में होता है, बिकॉज सबसे पहले कॉलम में आता है अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर जो भी एडजस्टमेंट्स किए हैं प्लस माइनस वो आता है, और फिर रिजल्टिंग प्रो फर्मा कॉलम। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन का? टू इलस्ट्रेट द इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन, कि यदि ये इवेंट या ट्रांजैक्शन अर्लियर डेट में होता तो इसका इंपैक्ट क्या आता। वही वाली एग्जांपल दी हुई है एक्विजिशन का जो मैंने आपको बताया। अब देखिएगा सर, कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन? द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अरे सर गलत बोल रहे हो आप, द रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होएगा कंपाइलेशन में? सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो एक्सट्रैक्ट करेगा अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स शुड बी रिलायबल, फिर एडजस्टमेंट्स अप्लाई करेगा, और फिर पार्टिकुलरली प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन करेगा। प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? कंपाइलेशन को लेकर प्रैक्टिशनर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल पार्टी की है। प्रैक्टिशनर की सोल जिम्मेदारी है रिपोर्ट करना कि प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया हुआ है कि नहीं। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सच एन एंगेजमेंट? क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? तो सर सबसे पहले मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा। तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं कि कोई मेरे को ऑफर दे, मैं इमीडिएटली रेडी बैठा हूं, हाँ भाई मैं तो वेल्ला बैठा हूं, तूने मेरे को ऑफर दिया मैंने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। आई विल सी वेदर हैव टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। फिर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, फिर एक WR लेना होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी से, ओपिनियन फॉर्म करना होता है, और एश्योरेंस रिपोर्ट देना होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग द एश्योरेंस एंगेजमेंट। जो 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा उतना याद रख के चलना। सबसे पहले ये एंगेजमेंट कुछ अलग सा लग रहा है कि नहीं? हाँ सर ये एंगेजमेंट कुछ अलग सा लग रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एंगेजमेंट अलग सा लग रहा है कि भाई तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है क्या, तुम्हारे पास कॉम्पिटेंस है क्या। तो सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने आप में झांको, क्या मेरे पास कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है। तो प्रैक्टिशनर डिटरमाइन करेगा वेदर ही हैज द कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। दूसरा, अब यहां पे सबसे मेन चीज क्या है सर? एप्लीकेबल क्राइटेरिया। तो ये देख लेना कि एप्लीकेबल क्राइटेरिया सुटेबल है ना, एप्लीकेबल क्राइटेरिया मिसलीडिंग तो नहीं है ना। फिर देखो जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन पे होगा। अगर अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन ही गलत है, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही गलत है, तो कंपाइलेशन भी गलत होगा, प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन भी गलत निकलेगा। तो अब देख लेना सोर्स ऑफ द अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन की पार्टिकुलरली सोर्स रिलायबल है कि नहीं, ऑडिट हुआ है कि नहीं, रिव्यू है कि नहीं, रिव्यू हुआ है कि नहीं। और आप ये देख लेना कि मान लो सपोज जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिससे प्रो फर्मा बन रहा है उसका कभी ऑडिट हुआ ही नहीं है, कभी रिव्यू हुआ ही नहीं है। ओ माय गॉड, कभी ऑडिट नहीं हुआ, कभी रिव्यू नहीं हुआ, तो क्या मैं उस पर रिलाई कर सकता हूं? तो यही देखना अपने को कि भाई अगर एंटिटी का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कभी ऑडिट नहीं हुआ, कभी रिव्यू नहीं हुआ, कंसीडर कर लेना कि आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है क्या, कंसीडर कर लेना कि आपको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है क्या एंटिटी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस के। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद याद करो ऐसे 210 अपन एग्रीमेंट एंटर करते थे मैनेजमेंट के साथ, अपन मैनेजमेंट से लिखित में लेते थे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज कर रहा है, समझ रहा है। फिर कुछ चीजों को अपन राइटिंग में लेते थे, याद है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF के हिसाब से बनाना उनका काम है, कंट्रोल्स अच्छे से डिजाइन करना उनका काम है, हमें एक्सेस देना ऑल इंफॉर्मेशन का उनका काम है। सिमिलर पॉइंट यह है, ऑब्टेन करना एग्रीमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, दैट रिस्पॉन्सिबल पार्टी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करता है, समझता है, दैट एप्लीकेबल क्राइटेरिया कौन सा यूज हो रहा है उसको एडिक्वेटली डिस्क्राइब करना, डिस्क्लोज करना मैनेजमेंट का काम है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम है। और प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड करना विद एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ नीडेड, एक्सेस टू रेलेवेंट पर्संस विद इन द एंटिटी एंड एक्सेस टू एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स विद इन द एक्वायरीज इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहां ABCDEF को एक्वायर कर रहा था, तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम है। फिर आता है प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। अब जब हम प्लान करेंगे, हम जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे तो किन बातों को ध्यान रखेंगे? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए सर? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं, सोर्स बराबर है कि नहीं, एडजस्टमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं, प्रेजेंटेशन बराबर है कि नहीं, यही सारी चीजें दिमाग में आनी चाहिए। कंपाइलेशन बराबर से हुआ है कि नहीं, प्रेजेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं, तो यही सारी चीजें दिमाग में आना चाहिए।
तो सबसे पहले प्रैक्टिशनर असेस करेगा एप्लीकेबल क्राइटेरिया सुटेबल है क्या, मैटलिटी का ध्यान रख लेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ले लेगा कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कैसे कंपाइलेशन किया है प्रोफर्मा इंफॉर्मेशन का, जो भी अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स रिलायबल है कि नहीं चेक कर लेगा, एविडेंस ले लेगा, सोर्स को कंफर्म करने के लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, डिटरमाइन करेगा कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्ट किया है कि नहीं अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सोर्स से, जो प्रो फर्मा एडजस्टमेंट्स हैं वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं चेक कर लेगा, एडजस्टमेंट्स अप्लाई करने के बाद प्रेजेंटेशन आता है तो प्रेजेंटेशन बराबर है कि नहीं चेक कर लेगा। तो एक तरीके से वो जो अपना स्टेप्स था ना कंपाइलेशन का, उसी को पॉइंट्स में स्प्लिट कर दिया, खाली 2 पॉइंट्स एडिशनल आ गया, मैटुरिटी वाला और अंडरस्टैंडिंग वाला। उसके अलावा देखोगे तो एप्लीकेबल क्राइटेरिया का एक पॉइंट है, कंपाइलेशन कैसे किया, एडजस्टमेंट्स बराबर है कि नहीं, प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, वही सारा पॉइंट है, प्रेजेंटेशन बराबर है कि नहीं, और अगर कुछ अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है प्रोस्पेक्टस में तो अदर इंफॉर्मेशन को भी रीड करेगा टू डिटरमाइन द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन एंड द अदर इंफॉर्मेशन, वही एसएस 720 का प्रिंसिपल। फिर WR ले लेगा, प्रैक्टिशनर WR लेगा किससे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से। रिस्पॉन्सिबल पार्टी से WR में क्या लेगा, वही लेगा यार, वही लेगा कि बॉस आप हमें लिख के दो कि इन द कंपाइलेशन ऑफ द प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन responsible party has identified all the adjustments necessary to illustrate the impact of event or transaction and that the pro forma information has been compiled in all material respects as per the applicable criteria. फॉर्मिंग एन ओपिनियन एकदम सिंपल है, आपके दिमाग में अपने आप निकलना चाहिए कि अगर प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया हुआ है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स नहीं हुआ है उस एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर मान लो कोई बात प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन में प्रेजेंटेड है, डिस्क्लोज्ड है, बट आपको लगता है कि यूजर के लिए रेलिवेंट है, आप उसे हाईलाइट करना चाहते हो तो ईओएम पैरा में हाईलाइट कर सकते हो, वो ईओएम पैरा वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो ईओएम पैरा वाला कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर एक चीज आपने ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो लॉ रेगुलेशन के अंदर एक रिक्वायरमेंट है कि सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है, तो इन दैट सिचुएशन आप प्रोस्पेक्टस पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो मान लो लॉ रेगुलेशन के ऊपर एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने क्या कर दिया प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन इशू किया, क्या इशू किया सर, मॉडिफाइड ओपिनियन इशू किया, तो आप प्रोस्पेक्टस के साथ पब्लिश नहीं कर पाओगे, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। तब इन दिस सिचुएशन मैंडेटरी हो गया हमारे लिए कि हमें मैनेजमेंट से यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी से चेंजेस कराने होंगे ताकि हमें मॉडिफिकेशन ना देना पड़े। तो बॉस अगर इस सिचुएशन के अंदर हम बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल पार्टी को कि देखो बॉस लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर हमने यहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर पाओगे, तो आप एक काम करो चेंजेस कर दो, मॉडिफिकेशंस कर दो, जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो कर दो। हमारे बोलने पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कर दिया तो ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने चेंजेस नहीं किया ना, तो यहां पे बेटा सीधा सीधी क्या आएगा पता है, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, क्या एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लोगे आप या फिर लीगल एडवाइस ले लोगे, उसके अलावा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द एश्योरेंस रिपोर्ट, वापस से देखो मैंने बताया था इन स्टैंडर्ड्स में ताई होता है, ताऊ की जगह ताई होता है, मतलब टाइटल हो गया, एड्रेस ही हो गया, फिर आई फॉर यहां पे इंट्रोडक्टरी पैरा हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा बेसिक चीजें सोचो क्या क्या आएगा, सर ओपिनियन पैरा तो आएगा ही आएगा, सर डेट आएगा ही आएगा, सर प्लेस आएगा ही आएगा, सर सिग्नेचर आएगा ही आएगा, सर एक स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा ही आएगा, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा ही आएगा। 6 से 7 पॉइंट तो तुमने ऐसे ही बता दिया। अब सोचो कि इसके अलावा इन सब कॉमन चीजों के अलावा स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे इस पार्टिकुलर एसई के हिसाब से। एक रेफरेंस आएगा एप्लीकेबल क्राइटेरिया का जो भी यूज किया गया कंपाइलेशन के लिए, एक किस सोर्स से अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया गया है उसका रेफरेंस आएगा। उसके अलावा एक स्टेटमेंट आएगा दैट रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेबल क्राइटेरिया। एक स्टेटमेंट आएगा दैट एंगेजमेंट इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसई 3420, ठीक है। एंड उसके अलावा पार्टिकुलरली अगर हम बात करें ओपिनियन पैरा के अंदर जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा। अब लैंग्वेज इस तरीके से आएगा, जो फ्रेजेस हैं वो इस प्रकार से यूज होंगे दैट प्रो फर्मा इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, तो उस प्रकार का लैंग्वेज यूज होगा। एंड डेट प्लेस सिग्नेचर, तो ये सारी चीजें आपने याद रख के चलनी है, आराम से 10-11 पॉइंट्स आपका हो जाएगा। उसके अलावा एसक्यूसी की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होंगी, उसके अलावा जो कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल होंगी,
तो ये बेसिक बातें हैं जो हमेशा एप्लीकेबल होंगी. So these are the important points that you need to remember in this particular SAE, that is SAE 3420.